हेलो एवरीवन। एज ऑलवेज वर्ल्ड कप सीरीज मेरे साथ हैं सादिक भाई। और हम ग्रुप कौन से हम ग्रुप ई के अंदर हैं सादिक भाई। हम ग्रुप ई के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने ग्रुप बी। स्पेन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जापान को ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिया और आज टीम है जर्मनी और कोस्टा रिका। और वर्ल्ड कप जो सीरीज है वो कंटिन्यू हो रही है, बिल्डअप टू वर्ल्ड कप जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सादिक भाई आज जर्मनी और कोस्टा रिका है। विदाउट एनी डिले जो है वो मैं स्क्रीन अपनी जो है वो शेयर कर देता हूँ। किधर गया, ये रहा। So let me go and do the slideshow from. Okay. So सादिक भाई सबसे पहले जर्मनी को तो हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले कोस्टा रिका है। सादिक भाई, ओवर टू यू। करंट फीफा रैंकिंग 34 है, वन ऑफ द लोवेस्ट रैंक टीम्स हैं वर्ल्ड कप में। हाईएस्ट रैंकिंग एक टाइम पे 13 रह चुकी है, जब 2015 फरवरी में 93 थी, जुलाई 1996 में। तो आप समझ लें लेट 90s ऑनवर्ड्स इनका एक अच्छा दौर शुरू हुआ है। डिसेंट टीम है, लेकिन अब जो इनकी टीम है वो बेसिकली नई बन रही है। और बाकी इनके जो रेमिनेंट्स थे, जो 2010 में ये सेकंड राउंड तक गए थे, सॉरी 2014 में जो क्वार्टर फाइनल तक गए थे, और 2010 में भी इन्होंने काफी, 2010 में तो क्वालिफाई नहीं किए थे, लेकिन 6 में भी अच्छा परफॉर्म किया था ग्रुप स्टेज में। हालांकि जर्मनी ने इनको पहला गेम। अर्जेंटीना से निकले थे या जर्मनी से निकले थे? तो अर्जेंटीना थी आई थिंक, राइट? आई थिंक, किससे हाँ। निकले? आई थिंक हाँ। आई थिंक अर्जेंटीना से शायद निकले थे। लेकिन मतलब डिसेंट रन था उस टाइम पे। और वो इनका एक अच्छा फेस था। तो उसके साथ साथ ये इनके जो मैनेजर है लुइस फर्नांडो सुआरेज, 2021 से इनके साथ है, कोलंबियन है एक्चुअली। ये बेसिक 4-2-3-1 में खेलते हैं, बेसिक फॉर्मेशन। इनके कैप्टन ब्रायन रूइज, ये एक जमाने में बड़े टैलेंटेड यंगस्टर हुआ करते थे, लेकिन अब अगेन ये भी वेटरन हो गए। आप नोट हम्म। करेंगे जब इनकी टीम देखेंगे, काफी सारे इनके जो स्टार्टर्स हैं वो अबव 30 हैं। तो हम्म। उनकी जो एक एक तरीके से कोस्टा रिका के लिए एक जो गोल्डन जनरेशन थी, वो अब अपने एंड पे आ गई है बिल्कुल, मतलब उसको घसीट रहे हैं, एक तरीके से आ गई है। हम्म। ठीक है। तो इनका निकनेम है लॉस टिकोस, द हम्म। टिकोस, ला सेले द सिलेक्शन, ला ट्राइकलर द ट्राइकलर, क्योंकि इनका भी झंडा जो है हम्म। 3 रंगों का होता है, तो ट्राइकलर हम्म। इनका भी नाम है। बाकी द नेशनल स्टेडियम स्टाडियो नाजियोनल ऑफ कोस्टा रिका, जो इनकी कैपिटल सिटी सैन होजे में है, 35,000 कैपेसिटी का स्टेडियम है। तो आप समझ सकते हैं इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। सेल्सो हम्म। बोर्गिस अभी भी खेलते हैं टीम में, उनकी 153 कैप्स हैं। रोलांडो फोंसेका इनके टॉप स्कोरर हैं, 6 दफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर चुके हैं। नाइस। 2000 के बाद से लगातार तकरीबन समझे क्वालिफाई किया है, सिवाय 2010 10। के। हम्म। ठीक है। 2010 में शायद होंडुरस ने क्वालिफाई किया था कॉन्काकाफ से, जहां तक मुझे हम्म। याद पड़ता है। हम्म। बाकी ये कॉन्काकाफ का जो गोल्ड कप होता है, जो उनका बेसिकली कोपा अमेरिका या यूरो का इक्विवेलेंट होता है, वो ये तीन हम्म। दफा जीत चुके हैं, लेकिन काफी पहले 63, 69, 89। आप समझ लें हम्म। 90s के ऑनवर्ड्स तो मेक्सिको और यूएस, ये दोनों ने ही एक तरीके से मोनोपोलाइज किया हुआ है गोल्ड कप को। हम्म। ठीक है। और और मेजर मेजर राइवल्स राइवल? जैसे मैंने कहा होंडुरस है इनका, क्योंकि मेक्सिको है, यूनाइटेड स्टेट्स। होंडुरस के साथ इनका जो मैच है उसको सेंट्रल अमेरिका का क्लासिको भी कहा जाता है। हम्म। ठीक है, नाइस। तो गाइस ये डिटेल्स थी कोस्टा रिका की। किट्स आप लोगों के सामने ही है। होम किट इनकी यही रेड कलर के अंदर रहती है मोस्ट प्रोबेबली, जो हमने लास्ट वर्ल्ड कप में भी इसी तरह का डिजाइन देखा था 2014 में, मुझे याद पड़ता है। और 18 के अंदर हम्म। भी अवे और थर्ड किट आप लोगों के सामने है। इनके 3 मैचेस शेड्यूल टाइमिंग्स एज ऑलवेज जो हम हर वीडियो के अंदर करते हैं। पहला मैच टफ है वर्सेस स्पेन है अल थुमामा में, और टाइमिंग्स आपकी सारी आपके सामने हैं। जो सेकंड मैच है वो वर्सेस जापान है, अल रियान स्टेडियम में है। टाइमिंग्स आप लोगों के सामने है। अगर आपको बाद में टाइमिंग्स का पता ना हो, पता करना हो, तो यू कैन ऑलवेज कम ऑन द वीडियो। जो भी किसी भी ग्रुप की या किसी भी टीम की वीडियो, सारी वीडियोस के अंदर ये मेंशन रहता है। ग्रुप आखिरी मैच वर्सेस जर्मनी है अल्खोर सिटी अल्बायत स्टेडियम में, और टाइमिंग्स आप लोगों के सामने है। सादी भाई, लेट्स कंटिन्यू। ऑब्वियसली कीपर के अंदर तो इनकी ऑब्वियस चॉइस जो है वो केलर नावास ही रहते हैं। टिलर लेकिन नवासी। लेकिन इनके साथ ऑब्वियसली ये तीनों कीपर ही जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, राइट? ये तीन ही कीपर हैं इनके, मतलब मैं कहा ना बड़ी लिमिटेड स्क्वाड है, वैसी हम्म। रहती है, ज्यादा चेंज नहीं होती। एस्टेबान अल्वाराडो भी एक जमाने से टिलर नवास के बैकअप ही हैं। हम्म। ठीक है। और अगर हम सेंटर बैक्स में बात करें सादिक भाई, कौन से ये मोस्ट प्रोबेबली ये सारे ही जाएंगे, लेकिन स्टैंड आउट कौन से ये सेंटर बैक्स हैं? ये चार जाएंगे, क्योंकि ये दो में खेलते हैं। जियान कार्लो गोंजालेस इनके वेटरन हैं, लेकिन इनको आजकल पिक नहीं किया जा रहा पिछले 2 साइकिल से, सिलेक्शन हम्म। से। तो लेकिन ठीक जो है। पहले दो जो हैं, ऑस्कर डुआर्टे एंड फ्रांसिस्को काल्वो, यूजुअली स्टार्ट यही करेंगे। एक टर्की में खेलते हैं और एक सऊदी अरब में खेलते सही हो गया सादिक भाई। और अगर हम राइट बैक्स की बात करें तो कौन से एक्सपेक्टेड है जाने, और हैं। कौन से स्टार्ट करने के एक्सपेक्टेड है, करने के लिए एक्सपेक्टेड है? देखिए स्टार्ट तो
अगर इंजरी नहीं होती तो क्रिस्टियन गाम्बोआ ही करते, जो बोकुम के लिए खेलते हैं, वीएफएल बोकुम के लिए बुंडेसलीगा में खेलते हैं। लेकिन क्योंकि क्रिस्टियन गाम्बोआ इस वक्त इंजर्ड हैं, तो शायद केशर फुलर जो हैं, he will be the one who will be starting, क्योंकि क्रिस्टियन गाम्बोआ शायद इंजर्ड रहेंगे तो वो एंड में ज्वाइन करेंगे टीम को। ठीक है, सादिक भाई लेफ्ट बैक के अंदर ब्रायन ओविएडो, दो ही ब्रायन हैं ओविएडो, हाँ ये दो ही जाएंगे, और ब्रायन ओविएडो इनके मतलब वेटरन लेफ्ट बैक हैं। ठीक है एक सादिक भाई, तरीके से स्टार प्लेयर्स में। मिडफील्डर में मिडफील्ड में ऑब्वियसली ब्रायन इनके कैप्टन रूइज है। आप देख सकते हैं 37 ईयर्स के हैं अभी, लेकिन ही स्टिल कैप्टन द टीम, अटैकिंग मिड खेलते हैं ये। बेसिकली ही प्लेज इन द अटैकिंग मिड पोजीशन अहेड ऑफ द डबल पिवट। सेल्सो बोर्गीज, जैसे मैंने कहा, इनके रिकॉर्ड कैप होल्डर हैं, 153 154 कैप्स हैं, तो ये 34 साल के हैं, ये पिवट में खेलते हैं। ऑरलैंडो गैलो एक नया प्लेयर है जो पिवट में खेलता है अक्सर, लेकिन उसके नीचे जो प्लेयर है ना, येल्सन टिजेडा, ही इज इंजर्ड राइट नाउ, वरना ये यूजुअली पेयर करते हैं सेल्सो बोर्गीज के साथ। इसमें से आप समझ लें ये जो बीच के तीन हैं जिसके ऊपर आपका कर्सर है, एरन सुआरेज, रोवान विल्सन, ब्रैंडन अग्बेलेरा, इनमें से कोई एक, बाकी जो 5 हैं वो जाएंगे, इन 3 में से कोई एक जाएगा अगर जाएगा तो। ठीक है, और ब्रायन लुइस जो है वो तो नॉर्मली एडवांस मिडफील्ड पोजीशन में खेलते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं वो राइट विंगर जॉल कैम्बल हैं, लियोन के गेरसन टोरेस हैं और कार्लोस मोरा हैं। नॉर्मली सादिक भाई इनके जो ये वेटरन है जोल कैम्बल यही खेलते हैं। 118 कैप्स हैं। ये लियोन जो है ये वो फ्रेंच लियोन नहीं है, ये वो है अमेरिकन, अपना ये मैक्सिकन क्लब है। मैक्सिकन क्लब है। ठीक है सादिक भाई, लेफ्ट विंगर्स के ऊपर सादिक भाई इन दोनों में से कौन सी ऑब्वियस चॉइस है इनके लिए? देखिए लेफ्ट विंगर में आजकल ये जो यंगर प्लेयर है जो सनडरलैंड के लिए खेलता है, जूसन बेनेट, 18 साल का, इसको ज्यादा चांसेस मिलते हैं। लेकिन होजे गिलेर्मो ओर्टिज भी खेल सकते हैं। इनकी जो लेफ्ट विंग पोजीशन है वो यूजुअली एक आधा इनका फॉरवर्ड भी कभी कभी खेल लेता है, तो लेफ्ट विंग जरा फ्लूइड पोजीशन। फॉरवर्ड के हम ऑप्शन देखे थे, वेनेगास है इनके और एंथनी है। सादिक भाई इनमें कौन सा फेवरेबल रहता है? ज्यादातर ये दोनों खेल लेते हैं। फिलहाल तो ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट विद द वेटरन, क्योंकि वर्ल्ड कप है, योहान वेनेगस। लेकिन एंथनी कॉन्ट्रेरास ये है कि अगले 2 मैच या 1 मैच में स्टार्ट करते हुए आपको दिख सकते हैं। ठीक है सादिक भाई इनकी जो टीम है वो 4-2-3-1 फॉर्मेशन, और आपने ऑब्वियसली बता दिया था कि कौन जो है वो प्लेयर्स खेलते हैं, और आप लोगों के सामने है। जैसे मैंने कहा था, ब्रायन रूइज जो इनके कैप्टन है, एडवांस मिडफील्ड के अंदर खेलते हैं नॉर्मली, जो हमने 2014 और 18 में भी देखा था। सादिक भाई क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस टीम से? क्योंकि ये ग्रुप मुश्किल है, क्योंकि जापान भी आसान टीम नहीं है, स्पेन, जर्मनी, तो मैं तो इनको फोर्थ के ऊपर ही अभी रखूंगा, क्योंकि मतलब जैसे आपने कहा ना कि जो इनके हिसाब से इनकी गोल्डन जनरेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, और ज्यादातर जो है वो एजेड प्लेयर्स हैं, और ग्रुप भी टफ है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सादिक भाई आपकी? देखिए मेरे हिसाब से तो ये इनका अटैक भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये गोल्स भी स्कोर कर दें, मुझे तो लगता है हारेंगे तीनों मैच। अगर ये तीनों मैचों में गोल भी स्कोर करते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। मतलब कोस्टा रिका इज वन ऑफ द वीकर टीम्स इन दिस वर्ल्ड कप, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस वक्त केलर नावस ही कोई कुछ कर ले एक आध मैच में, बिल्कुल ही वो शट डाउन कर दे तो एक अलग बात है, वरना तो। सो गाइस ये था कोस्टा रिका, और अब आते हैं जर्मनी के ऊपर, जो कि काफी एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है। मैं तो इनको डार्क हॉर्स कहता हूँ, क्योंकि ना ये फेवरेट है ना ये अंडरडॉग है, ये डार्क हॉर्स हैं। और साथी भाई जर्मनी, देखिए जर्मनी तो उस्मान भाई बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बड़ी मोहब्बत है उस्मान भाई को जर्मनी से। मुलर मेरा फेवरेट प्लेयर खेलता है वहां पे। मुलर इनका फेवरेट प्लेयर खेलता है, सादिक भाई का भी। किमिक है, गोरेट्स्का है। लेकिन इस वक्त जरा थोड़ा सा जर्मनी के हाल थोड़े से खराब चल रहे हैं। करंट फीफा रैंकिंग 11 पे है इनकी। ये नंबर 1 6 दफा रह चुके हैं, अगर आप देखें 92, 93, 94। ये एक स्टेज था जब ये यूरो भी जीते थे और साथ में वर्ल्ड कप भी जीते हुए थे, तो उस टाइम का टाइम है। फिर 2014 में दोबारा से नंबर 1 हो गए थे वर्ल्ड कप जीत के, फिर काफी अरसा रहे, फिर जुलाई 2017 में दोबारा नंबर 1 हुए, फिर सितंबर में दोबारा नंबर 1 हुए 2017 में। उसके बाद फिर बेल्जियम का वो एक दौर आया जब फ्रांस और बेल्जियम ने नंबर 1 ले ली थी। लोवेस्ट रैंकिंग आप देखें इनकी 22 रही है, दैट वाज इन मार्च 2006। ये वो टाइम है जब ये बैरली क्वालिफाई किए थे और इनका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ था जर्मनी का, जर्गन क्विंसलैंड, जोआकिम लो के अंदर। उसके बाद ये उठे थे 2010 का वर्ल्ड कप आप देख लें, और फिर वो 14 ऑब्वियसली, तो उसके बाद फौरन इनका बाद ही हो गए थे, क्योंकि 2006 के वर्ल्ड कप में भी ये 3rd फिनिश किए थे।
अगर आपको याद हो, यंग हम्म। श्वाइनस्टाइगर, यंग ट्रू क्लोजा, ट्रू। पोडोल्स्की, वो वाली जनरेशन आना शुरू हो गई थी इनकी। मैनेजर हम सबको पता है हांजी फ्लिक है पिछले साल से। हांजी फ्लिक अभी तो बैक थ्री में जा रहे हैं, कुछ मैचेस से उन्होंने बैक थ्री ट्राई की है, लेकिन हांजी फ्लिक की प्रेफर्ड यही प्रेफर्ड है। फॉर्मेट, प्रेफर्ड इज ऑलवेज अ 4-2-3-1। अगर हमने बायर्न भी देखी हो तो हांजी फ्लिक प्रेफर 4-2-3-1 करते हैं, लेकिन कभी कभी ही गोज इनटू अ बैक थ्री आल्सो। और वो जिस और किस्म की मोस्टली लाइनअप खिलाते। प्लेयर भी वही अवेलेबल हैं जो इनको होते थे वहां पे जर्मन टीम हम्म में, फॉर एग्जांपल बायर्न म्यूनिख में अवेलेबल होते थे। तो जी सादिक भाई, कैप्टन मैनुअल नॉयर हैं कि टीम मैनशाफ्ट कहा जाता है इनको। नेशनल इनके नेशनल इन नेशनल 11, अच्छा डीएफई, ठीक है सादिक भाई। इनके इनके निकनेम तो आप ही पढ़ के बताएंगे जर्मन में। दी मैनशाफ्ट तो हमने बहुत दफा मैंने सुना हुआ, द टीम। नहीं, ये दूसरा वाला क्या है? ये नॉर्मली कहते हैं नेशनल को नेशनल नहीं कहते, नेशनल कहते हैं। एल्फ, अच्छा। ठीक है, एल्फ होता है 11, ठीक है, एल्फ 12, ये 11 और 12 होते हैं, तो ये डीएफबी एल्फ, डीएफबी 11 या फिर नेशनल 11। तो थोड़ी जर्मन भी रिवाइज हो गई। होम स्टेडियम होम इनका ऑब्वियस। जी साथी भाई प्लीज। आप ही नाम बताएं, देखें, इसलिए मैंने जर्मन के नाम लिख के लाया हुआ है। ओलंपिया स्टेडियम है, ठीक है, बर्लिन के अंदर कैपेसिटीज की बहुत अच्छी है हमें पता है। और आलियांस अरीना है, आलियांस बोलते हैं, ये नॉर्मली हम एलियंस बोलते हैं लेकिन ये आलियांस बोलते हैं अरीना। म्यूनिख मुंशन, जो नॉर्मली अपने आप को मुंशन कहते हैं, म्यूनिख नहीं कहते हो, तो हमने डाल दिया हुआ। कैपेसिटी इनकी 75,000 है। वेस्ट फालन स्टेडियम है, ये है जिस रीजन के अंदर मैं रहता हूँ, नॉर्थ वेस्ट फालिया जो स्टेट है, वहां पे ऑब्वियसली डॉर्टमंड सिग्नल इडुना पार्क, कैपेसिटी उसकी भी बेहतरीन है। और मोस्ट कैप्स हमें पता है माथ्यूस लोथर माथ्यूस जो है इनके वेटरन रहे हुए हैं। टॉप स्कोरर क्लोजे, जो कि हर वर्ल्ड कप में आके जो है वो गोल स्कोर करने लग गए थे अपनी मर्जी से। वर्ल्ड कप क्वालिफाइड तो आप देख सकते हैं कि बस चल रहा है इनका, और अच्छे दिन चल रहे हैं, और क्वालिफिकेशन है। तो बेस्ट वर्ल्ड कप रिजल्ट्स इनके ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, 4 दफा जीते हुए, 54, 74, 1990 और 2014, कैसे भूल सकते हैं। ना ब्राजील फैन और ना अर्जेंटाइन फैंस भूल सकते हैं इसको। मेजर ओनर्स जो है वो वही जैसे मैंने कहा, और यूरोपियन चैंपियनशिप भी जीते हुए हैं। अभी रिसेंटली नहीं जीते थे, कॉन्फेडरेशन कप्स जो है वो जीते हुए हैं 2017 में, ओलंपिक्स 1976। मेजर राइवल्स भाई साथी भाई, आपने अर्जेंटीना ही डाली मेजर राइवल्स में? अर्जेंटीना नहीं, अर्जेंटीना है, आई थिंक मैंने डालनी देखा एंड में, मैंने कॉमा डाला है, वो लगता है वो कुछ मुझसे अच्छा, हाईलाइट हो गया है, वो हट गई है। मतलब अर्जेंटीना तो यार, मतलब जितना इन्होंने नहीं नहीं रुलाया नहीं, अर्जेंटीना। इसीलिए आप देखें ना एंड में इंग्लैंड के बाद भी कॉमा है, वो अर्जेंटीना में डालते डालते लगता है मैं भूल गया। वो यार दिल नहीं किया होगा आपका डालने का, क्या चल रहने दो यार, क्या नहीं, अभी। मैंने कहा मैं ना उस्मान डालूं, मतलब मैं क्या, उस्मान मतलब मैं क्या गुस्सा याद कर। दिलाऊं। वैसे ब्राजील भी आ सकता है सिर्फ एक वो 7-1 के लिए, लेकिन लेट्स नॉट नहीं, गो इनटू ब्राजील दैट। असल में, ब्राजील इनका एक वो 7-1 ये जो जीते थे, और उसके टू अलावा नील नहीं जो है। ब्राजील, नहीं उसके उसके अलावा अलावा बहुत, ब्राजील ने, नहीं 2002 में 2-0 ब्राजील ने हाँ, फाइनल में हराया था। काफी टाइम पहले ना, 2002 के अंदर। लेकिन वो 2002 अभी के फाइनल में, और आई थिंक ब्राजील ने हराया था इनको 1900, नहीं 1970 के, नहीं वो तो, नहीं नहीं वो तो इटली हारा था फाइनल में। सॉरी भाई, मैं तब था नहीं तो मुझे आइडिया नहीं नहीं, मैं भी नहीं था, बस मैं याद कर रहा था। है। ऐसे तक कर रहा होगा यार। ग्रुप स्टेजेस में गेम 1 जो है ऑब्वियसली वर्सेस जापान है इनका, ये इंपॉर्टेंट गेम होगा। जैसे हम जापान का जब हो रहा था तो डिस्कस कर रहे थे कि जापान ने अगर यहाँ पे इनको मसला डाल दिया ना, तो फिर ये लड़खड़ाते रहेंगे जब तक इनका स्पेन से मैच नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट गेम है, ये इन्होंने जीत लिया तो समझ लें कि सेकंड टू फिनिश कर ही जाएंगे। तो पहला गेम जापान के लिए भी इंपॉर्टेंट और जर्मनी के लिए और भी टाइमिंग भी बहुत अच्छा है इस इंपॉर्टेंट। मैच का, शाम में ही है। हाँ, टाइमिंग देख सकते हैं आप लोग गाइस, जैसे हम एज ऑलवेज दिखाते हैं, और स्टेडियम की पिक्चर्स भी आपको अच्छी अच्छी दिखाते हैं। फिर जो गेम 2 है वो ऑब्वियसली वर्सेस स्पेन है। इसलिए पहला मैच बहुत जीतना जरूरी है जर्मनी का, क्योंकि ये फिर मेक और ब्रेक बन जाएगा। क्योंकि जापान अगर पहला मैच जीत गया, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, तो फिर ये वाला जो मैच जीता जाएगा वो फिर क्वालिफाई कर सकता है। तो गाइज अल्बैट स्टेडियम टाइमिंग्स आप लोगों के सामने, ये लेट है ऑब्वियसली, ये एक्सपेक्टेड है, यूरोपियन टाइम रखा हुआ क्योंकि दोनों यूरोपियन टीम्स हैं। फिर लास्ट मैच ऑब्वियसली कोस्टा रिका, विच दे आर एक्सपेक्टेड टू विन अगेन, यूरोपियन टाइमिंग्स हैं, लेट है, यूरोपियन टाइमिंग्स नहीं कहूंगा लेकिन लेट है मतलब तो। स्पेन का जो है, वो स्पेन भी जो आएगी वो थोड़ी मोटिवेशन के साथ आएगी, क्योंकि पहला मैच कोस्टा रिका के साथ है, तो स्पेन एग्जैक्टली। प्रोबेबली कोस्टा रिको अच्छे तरीके से हरा के फॉर्म में आएगी जर्मनी से खेलने। और अगर जर्मनी कभी नहीं हरा पाती जापान को, लेकिन फिर मसला जर्मनी के पड़ पास जाए। एडवांटेज,
जर्मनी के पास एडवांटेज ये है कि अगर वो ड्रॉ भी करते हैं जापान के साथ तो आखिरी मैच उनका कोस्टा रिका के साथ है, तो जो भी गोल डिफरेंस वगैरह उनको मेंटेन करना होगा वो वो उनको पता मैनेज होगा कर आखिरी लेंगे। मैच में तो जाते हुए। अगर हार जाती हैं किसी तरह जैसे हमने कहा तो फिर वक्ता पड़ जाएगा इनको। अच्छा, किड्स इनकी दिक्कत है। हमने हमेशा देखी है, अच्छी किड्स वाइट के अंदर इनकी तो रहती हैं ये। बेहतरीन किट्स हैं, इस दफा तो बेहतरीन ये किट्स हैं बहुत इनकी, जो मजे व्हाइट की और ये लगी है जो पीछे वाला। पहली ये वाली बड़ी मजे की। और दूसरी वाली भी मतलब जो है वो बहुत ही मतलब आप अच्छा, समझ उनके लें रीगल किस्म की किट है। जो शेड्स आ रहे हैं वो बड़े मजे के लग रहे हैं, जो रेड टाइप शेड्स हम्म। आ रहे हैं बीच में। सो गाइस, अब आ जाते हैं बिजनेस एंड के ऊपर। सादिक भाई, मैनुअल नोयर, ये ऑब्वियसली जैसे हमने स्पेन का किया था तो यहाँ पे भी बड़े रोले फटे पड़े रहते हैं। अभी केविन ट्रायप और बाउमन को तो हम डिस्कस करते ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि नोयर को स्टार्ट करना चाहिए, टर स्टेगन को करना चाहिए, कौन करेगा? आपको क्या लगता है ये बता दें, फिर मैं भी बता देता हूँ। देखिए ऑन फॉर्म तो नॉयर इस वक्त ऑन फॉर्म है, हमने उसको बारसा के अगेंस्ट देखा था, उसने जो कुछ सेव वेव किए थे बेहतरीन किस्म के। और अभी भी जितने बायन के मैचेस हुए हैं कोई ऐसा मैच नहीं है जिसमें मतलब नॉयर जो गोल्स भी बायन को पड़े हैं वो ऐसे नहीं है कि वो नॉयर की गलती हुई, मतलब मैनुअल नॉयर हैज बीन ऑन पॉइंट अभी तक। लेकिन ये है कि तो अगर उस हिसाब से तो आप देखें तो मैनुअल नॉयर का ही बनता है, हालांकि मार्क अंडे ter Stegen हैज बीन इन वेरी गुड फॉर्म, लेकिन जो इंग्लैंड अगेन के साथ भी मैच था वो भी अच्छा था टर स्टेगन का, और बादशाह के एग्जैक्टली लिए भी अच्छा है। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूँ क्योंकि यार ये नॉयर का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वर्ल्ड कप, और गाइस 30 एज ना कीपर के लिए कुछ भी नहीं होती। वो अपनी पीक के ऊपर जा सकता है आराम से, अगले 2 वर्ल्ड कप खेल सकता है टर स्टेगन। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर नॉयर के साथ ही जाना चाहिए। और वो और मोस्ट कैप्टन भी है प्रोबेबली, टीम का, हाँ, और मोस्ट कैप्टन भी प्रोबेबली है। हाँ वो जाएंगे भी उसी के साथ ही। तो ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल डिसीजन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बारसा फैन जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन बीइंग अ बारसा फैन इस सिलसिले के नॉयर को ही कैप्टन होना चाहिए, और उसके बाद दे हैव टू मूव ऑन। और नॉयर को भी रिटायरमेंट अब ले लेनी चाहिए भाई। टर स्टेगन अब जब बाबा हो जाएगा तब चांस मिलेगा उसको। लेकिन नॉयर का ये नहीं है कि वो वैसे ही खेल रहा है, वो परफॉर्मेंस दे के खेल रहा है ओवर द इयर्स। तो टर स्टेगन पिछले 2 ढाई साल से परफॉर्म नहीं कर रहा था, दैट वाज अ फैक्ट देखिए ऑल्सो। जर्मन का तो ये सीन है कि जब उन्होंने देखा 2006 में, हालांकि ओलिवर कान बायर्न म्यूनिख के लिए स्टार्ट कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई ओलिवर कान उस कैलिबर का नहीं रहा, उन्होंने ओलिवर कान को हटा के यान्स लीमन को बना दिया था नंबर 1 चॉइस अपनी 2006 वर्ल्ड कप में। दे डिडंट, हालांकि ओलिवर कान वाज स्टिल प्लेइंग वेरी वेल फॉर बायर्न म्यूनिख एट दैट टाइम। ट्रू। सादिक भाई, सेंटर बैक्स में इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन क्या आप प्रेफर्ड, आप कौन सा ये दो खिला सकते हैं, और आपकी नजर में कौन से दो खेलने चाहिए? रूडिगर अच्छी ऑप्शन है इनके पास, सूले है, देखिए रूडिगर अच्छी और एक देखिए और रूडिगर नाम भी है अच्छी सादिक फॉर्म भाई, में है। ये देखिए वो तो लड़का है। मुझे पता है, लेकिन हाँ, लेकिन ये जो लड़का जो है ना निको श्लॉटरबैक, इसने ना मेक श्योर कर लिया है कि इसने मेरी बेइज्जती करा के रखनी है, मेरी बेइज्जती खराब करवाएगा वो इस सीजन। क्योंकि मैंने अभी तक जितने प्लेयर्स के बारे में बात की सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सिवाय एक इसके। एक हंस रहा इसने है ना ये, काला, हंस रहा है ये इस, आपके ऊपर सादिक भाई। इस सफेद बाल वाले ने ना काला धब्बा लगा देना मेरी स्काउटिंग के ऊपर, इकलौता। सही मतलब बात है यार। ये अच्छा मैच खेलता है, अच्छा खेलता है, लेकिन एक आध गलती जरूर करता है, और इसकी सबसे बड़ा इशू ये है कि ये पेनल्टीज बड़ी कंसीड करता है। हम्म। लेकिन बैक थ्री के यंग है, लिए यंग है, आई थिंक ही विल इम्प्रूव इवेंचुअली। हाँ, पोटेंशियल तो है, मतलब तो अगर आप देखें उसकी ओवरऑल गेम के अंदर तो उसके पास सब कुछ है जो कि होना चाहिए एक अच्छे बॉल प्लेइंग सेंटर बैक के अंदर। तो आई थिंक इवेंचुअली आई विल थिंक अगर इम्प्रूव। आप बैक फोर जाते हैं, अगर आप बैक फोर जाते हैं तो रूडिगर और सूले आपके स्टार्टिंग कोई स्टार्ट करना सेंटर बैक्स चाहिए। होंगे। आई लेकिन डू अगर एग्री। आप बैक थ्री जाते हैं तो आप स्लॉटर बैक भी ऐड कर सकते हैं, गिंटर भी ऐड कर सकते हैं, साउथहैम्पटन का यंगस्टर जो है बेला कोचप, इसका भी बहुत अच्छा सीजन जा रहा है अभी तक। जोनाथन टा वगैरह थे पिछले सिलेक्शन में, जो जून वगैरह में मैचेस हुए थे उसमें जोनाथन टा भी थे। थीलो कैरर तो रहता ही है, क्योंकि थीलो कैरर का अगर आप पोजीशन देखें तो पोजिशनल वर्सेटैलिटी बहुत देता है आपको, वो सेंटर बैक भी खेलता है, दोनों फुल बैक हम्म। पोजीशन भी खेल लेता है। तो इसलिए हम्म। थीरो कैरर एक वो वर्सेटाइल पीस की तरह रखता है हमेशा हांसी फ्लिक हम्म। अपने साथ, कि उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं हम्म। या ऑफ द बेंच ला सकते हैं। तो आई थिंक आई ये थिंक, प्रोबेबली 5 या 6 ले जाएंगे, लेकिन मेरे लगता है जॉनथन टा मिस कर जाएगा, उसका फॉर्म थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लगा हुआ लेवरकूजन के साथ। और दूसरा जो मुझे मिस करता हुआ लगता है वो मुझे बेला कोचप, लेकिन बेला कोचप खेल बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि बहुत यंग है और बाकी प्लेयर्स काफी क्वालिटी के हैं उसके काफी देर मुकाबले में। से है। आई डू एग्री, अगर बैक फोर में जाती है तो रूडिगर और सूले में भी मुझे लगता है स्टार्ट भी करेंगे, और मैं भी ये चाहता हूँ। और अगर ऑब्वियसली बैक थ्री में जाते हैं तो शॉर्टर बैक जो है वो आ जाएंगे। सादी भाई, राइट बैक के अंदर कौन से प्लेयर? राइट बैक इनकी थोड़ी कमजोर पोजीशन है राइट बैक पे। आप देखें क्लॉस्टरमैन जो है वो थोड़े डिफेंसिव से राइट बैक होते हैं ज्यादातर करके, वो राइट बैक सेंटर बैक खेलते हैं।
बेंजामिन हाइंड्रिक्स है, लेकिन बेंजामिन हाइंड्रिक्स का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हालांकि ही इज 25, लेकिन लाइप्जिग में वो खेलते हैं लेकिन नॉट रेगुलरली, मतलब ही स्टार्ट्स बट नॉट एज रेगुलरली एज नॉर्मल, क्योंकि क्लॉस्टरमैन भी लाइप्जिग में ही है, तो दोनों आपस में काफी करते हैं। रिडली बाकू एडिशनल एक नेम मैंने डाला है, जिसको लास्ट 6 महीने में एक कॉल अप मिला था, लेकिन ये इतना नहीं खेलते, तो आई थिंक प्रोबेबली हाइंड्रिक्स और क्लॉस्टरमैन ही होंगे जो जाएंगे। अच्छा, ये रीजन हो सकती है सादिक भाई जिसकी वजह से कभी कभार सोचते हैं कि बैक थ्री में चले जाएं, क्योंकि प्रॉपर मतलब एक वो जो जब एक डिफेंसिव राइट बैक ही है तो आप फिर बैक थ्री के साथ ही चले जाओ, क्योंकि आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं इन सेंटर बैक पोजीशन, तो ये एक बिल्कुल। रीजन हो सकती है। लेफ्ट बैक के अंदर डेविड राउम, इनके पास अच्छी ऑप्शंस है लेफ्ट बैक के ऊपर। रोबन कूजन्स हैं इंटर मिलान के, और क्रिस्टियन गंटर हैं फ्राइबर्ग के। तो सादिक भाई नॉर्मली हमने देखा है राउम को खेलते हुए इस पोजीशन पर, कूजन्स को भी कभी कभी देखा है हमने खेलते हुए, दोनों में से कोई एक खेलेगा, राइट? देखिए गुंटर तो मोस्ट लाइकली नहीं जा रहे, गुंटर को तो इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अंडर हांसी फ्लिक गुसन्स और रॉम ही स्क्वाड में होते हैं, लेकिन मैंने जितना देखा है रॉम का फॉर्म भी लगी हुई है और रॉम को चांसेस भी ज्यादा मिल रहे हैं हांसी फ्लिक के अंडर, क्योंकि रॉम जो है वो बैक फोर में अटैकिंग फुल बैक भी खेल लेता है, और बैक थ्री में तो वो विंग बैक बेहतरीन खेल सकता है। तो हम्म। इस उससे, और रॉबिन गुसन्स की जो है वो थोड़ी फॉर्म इस वक्त अच्छी नहीं लगी हुई इंटर मिलान के लिए इस हम्म। सीजन। तो यही लगता है कि रॉम एंड गुजन्स दोनों होंगे स्क्वाड में, लेकिन स्टार्ट डेविड रॉम ही करेंगे। तो सारे मिडफील्डर्स के अंदर ये एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे इनके पास भर के ऑप्शन और अच्छी ऑप्शन है इनके पास। किमिक है, ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे, गोरेट्स्का भी मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे, जमाल मूसियाला को भी हमने देखा है जो कि इंग्लैंड के लिए खेलते खेलते अब जर्मनी के लिए खेलेंगे। इकाई गुंडागोन रहते हैं, बहुत अच्छी ऑप्शन है इनके पास। रॉयस इंजर्ड है, आई डोंट नो कि वो कितनी देर तक वापस आ जाएंगे, होपफुली वो आ जाएंगे वापस आई टाइम थिंक में। रॉयस विल बी बैक, आई थिंक रॉयस विल बी बैक, जहां तक न्यूज पहले शुरू की रिपोर्ट जरा थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो सेकंड रिपोर्ट आई आफ्टर टेस्टिंग वो ये थी कि रॉयस शुड बी बैक, विल प्रोबेबली बी बैक फॉर द वर्ल्ड कप। सर भाई शुरू के 5 ही लगते हैं आपको कि इसमें से निकल के जाएंगे? शुरू के 5, अगर रॉयस को कुछ होता है ना तो आई थिंक ये शायद स्टार्क या आर्नल्ड में से एक ले जाएं, क्योंकि वो हम्म। थोड़े से डिफेंसिव ज्यादा हैं मिडफील्डर, हम्म। और क्योंकि आपके पास किमिक के अलावा बाकी गोरेट्स्का डिफेंसिव खेल सकते हैं, लेकिन दैट्स नॉट हिज बेस्ट पोजीशन टू प्ले। वो बॉक्स टू बॉक्स करना मतलब पसंद करता है, और ही राइट्स टू रन विद हाँ, इट। और कभी कभी आपको अगर जरूरत पड़ने पे जोशुआ किमिक को पीछे लेना पड़ता है ना राइट बैक पोजीशन पे, तो फिर एग्री। आपकी टीम थोड़ी सी फंस जाती है, क्योंकि फिर गुंडोगान और गोरेट्स्का का डबल पिवट जो है वो थोड़ा सा जरा शेकी हो जाता है डिफेंसिवली। ट्रू ट्रू। तो सादी भाई राइट विंगर्स, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं जब लाइनअप हमारे सामने आती है। राइट विंगर्स के अंदर इनके पास दो ऑप्शंस हैं, सर्ज ग्रैम्बरी जो नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, और ये हॉफमैन दोनों इनके, ही जाएंगे, और ये नॉर्मली दोनों ही जाएंगे क्योंकि मönchengladbach हॉफमैन के। जो है, हॉफमैन काफी दफा विंग बैक भी, वही जैसा आप कह रहे थे ना, काफी दफा विंग बैक भी खेल लेते हैं। हम्म। ठीक है सभी भाई। और लेफ्ट विंगर्स के अंदर भी इनके पास अच्छी ऑप्शंस हैं, साने नॉर्मली स्टार्ट करते हैं इनके लिए, जूलियन ब्रांट है, जूलियन ड्रेक्सलर ने पता नहीं अपने करियर के साथ क्या किया है, अच्छा खासा प्रोस्पेक्ट था, खैर उतनी उस डिस्कशन के अंदर नहीं जाते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये तीनों ही जाएंगे, राइट साइड भाई? आई थिंक अभी तक जो पिक कर रहा है वो दो जाएंगे इसमें से, जो पहले दो नाम है पहले दो हैं। ड्रैक्सलर को उसने, हाँ वही उसने मैंने कहा ना ड्रैक्सलर को कुछ चांस दिए थे, फिर बाद में नहीं पिक कर रहा वो ड्रैक्सलर को। ठीक है सारी भी स्ट्राइकर पोजीशन के अंदर इनके पास ऑब्वियसली थॉमस मुलर तो खेलते खेलते हैं, लेकिन वो जो है वो बिहाइंड द नंबर 10। स्ट्राइकर भी खेले, हाँ नंबर 10 भी खेल लेते हैं, तो ये मतलब ऑब्वियसली आप इंक्लूड तो उसको स्ट्राइकर पोजीशन पे ही करेंगे। फिर इनके बाद काइल हैवर्ट्स हैं, फिर टीमो वर्नर हैं, फिर लूकस मेचा हैं, ये एनिमीचा, वुल्सबर्ग हैं, वुल्सबर्ग। राइट? अच्छा, करीम एडियमी है, इनके पास ऑप्शन तो काफी ज्यादा है इनके ऊपर, लेकिन अब आपको अभी हम लाइनअप पूरी निकाल के दिखाते हैं तो उसके अंदर डिस्कशन करते हैं कि कहाँ वो इनको एडजस्ट करते हैं, राइट? तो सादिक भाई 4-2-3-1, ठीक है, जैसे हमने बता दिया कि बैक थ्री में खेलेंगे तो क्या ऑप्शंस रहेंगी, लेकिन डेविड राउ, मैनुअल नॉयर, निकोलस सूले, एंटोनी रूडिगर, और लुकास क्लॉस्टरमैन, गोरेट्स्का और जोशुआ किमिक, जैसे हमने डिस्कस की थी, यही इनके पास दो ऑप्शन है। थॉमस मुलर प्लेस बिहाइंड द स्ट्राइकर, और दो प्रॉपर विंगर रहते हैं इनके पास, साने और गनाबरी, और अप फ्रंट टीमो वर्नर। साथी भाई यहाँ पे काय हैवर्ट्स का क्या चांस है यहाँ पे, और कौन सा प्लेयर था? आई थिंक काय हैवर्ट्स का मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है मेरी नजर लेकिन में। जमाल मूसियाला का जो जमाल रोल है, मूसियाला, एग्जैक्टली। अगर अगर ये बैक थ्री जाते हैं, अगर ये बैक थ्री जाते हैं तो उसमें आप समझ लें स्लॉटरबैक आ जाएगा क्लॉस्टरमैन की जगह,
ठीक है, डेविड राउम तो अपनी जगह विंग बैक रहेंगे, और आप समझ लें सर्ज गिनाब्री हट जाएगा, गिनाब्री की जगह आ जाएगा हॉफमैन, क्योंकि हॉफमैन राइट विंग बैक खेल रहे थे। और तब क्या होगा कि अब लीरॉय साने की जगह जमाल मूसियाला को स्टार्ट करता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि फिर वो बन जाता है 3-4-2-1। 3-4-2-1 और तो अब स्ट्राइकर के, टीमो वर्नर हाँ और 3-4-2-1, टीमो वर्नर, उसके पीछे फिर मूसियाला भी खेल सकता है, उसके पीछे काय हैवर्ट्स भी खेल सकता है उस पोजीशन में थॉमस मुलर के साथ, या आप बेंच से थॉमस मुलर को मतलब अगर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आप जमाल मूसियाला और काय हैवर्ट्स को भी खिला सकते हैं वो बिहाइंड द स्ट्राइकर वाली पोजीशन में। सारे भाई मतलब ऑब्वियसली इन्होंने रखे हुए प्लेयर्स, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि बैक 4 में भी खेलना है, 2 प्लेयर्स अवेलेबल इनके पास, बैक 3 में भी खेलना है, तो इनके पास प्लेयर्स अवेलेबल हैं उस सेटअप में जाने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली 4-2-3-1 जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि प्रेफर करते हैं हांसी फ्लिक। साथ में आप अच्छा, ये टीम बुरी नहीं है अगर आप इन टीम प्लेयर्स को देखें, तो ये वो प्लेयर्स हैं जो कि नॉर्मली जब खेल रहे होते हैं अपने क्लब्स के लिए, तो ये नॉर्मली जैसे अब मैं आप अगर आप इसको देखें क्या नाम है इनकी, डिफेंस को भी एक साइड पे रखें ठीक है, और आप मिडफील्डर से आप फ्रंट देखें, तो ये वो टीम है जो कि बाइन के लिए खेलती है, और बाइन के लिए हम कहते हैं कि यार ये चैंपियंस लीग जीत सकती है ठीक है। और अगर हम बैकलाइन भी देखें तो डेविड रोम बहुत अच्छे मतलब प्रोस्पेक्ट हैं जो कि बहुत से क्लब्स उनके साथ लिंक थे, फिर सूले हैं, फिर एंटोनियो रूडिगर हैं, मैनुअल नोयर हैं। क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है इस टीम से? मैं जैसे मैंने कहा कि डार्क हॉर्सेस हैं, फेवरेट्स नहीं है गोइंग टू द वर्ल्ड कप, क्या चीज है जो इनको फेवरेट नहीं बनाती? देखो उस्मान भाई, अभी तक ना ये क्लिक नहीं कर पाए सिस्टम में, True. और थोड़ा और इनके सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस है चलाने के लिए, वो है थॉमस मुलर। और थॉमस मुलर इस सीजन कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म रहा है। इवन Okay. बारसा वाली गेम में भी थॉमस मुलर बिल्कुल नजर नहीं आया, जिस तरीके से थॉमस मुलर जो काम करता है। साथ ही साथ मैनुअल नॉयर ठीक है, ही इज इन गुड फॉर्म, लेकिन अगेन एज एक फैक्टर होता है। फिर हर दफा क्या होता था, अगर आप देखें तो इनकी जो स्टार्टिंग लाइनअप होती थी उसमें 7 से 8 बंदे बायर्न म्यूनिख के होते थे, तो वो एक स्ट्रक्चर के साथ खेलते हैं। अभी हम 5 बंदे तो दिखा रहे हैं, लेकिन अभी मैंने कहा ना, अगर इसको जरा सा आप शिफ्ट करेंगे तो फिर स्लॉटरबैक आ जाएगा, नाबरी बाहर निकल जाएगा, नाबरी की जगह हॉफमैन आ जाएगा, साने हैवर्ट्स बाहर आ चला जाए। जाएगा, साने की जगह अगर मूसियाला आता तो चलो ठीक, लेकिन हैवर्ट्स आ जाएगा, तो आपका वो नहीं बैठ रहा। साथ में गोरेट्स का भी सब मैच स्टार्ट नहीं करता, गोरेट्स का भी फॉर्म थोड़ा सा डगमगा रहा है, ये इसीलिए आपने वो बड़ी बायर्न अच्छी बात की, क्योंकि जब ये 2014 में जीते थे तो इनकी ऑलमोस्ट बायन वाली टीम ही थी। अगर हम उसको देखें ना अगर क्लोजली, तो बायन वाली टीम थी, तो वो साथ और जो खेलते दो रहते थे। और जो 2 प्लेयर बायर्न वाले नहीं भी थे, वो बायर्न से खेल के ही गए थे पिछले 2 सालों में। एक टोनी तो क्रूज था, और आई थिंक मेसत ओजिल भी बायर्न में था कुछ नहीं अरसे नहीं के लिए। नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो रियाल वो नहीं तो ओजिल तो उधर था, वो तो नहीं नहीं, शालका वो से या उससे आया था कहीं से। शालके से गया था वो रियाल मैड्रिड। हाँ, लेकिन बाकी क्रूज भी उधर ही रहा हुआ था ना, बायर्न में 1 साल उसने गुजारा एक था। दो प्लेयर्स के अलावा वही थे सारे जो बायर्न के लिए खेलते होते थे, कोर एग्जैक्टली। कोर सेम था, तो उनको पता था कैसे खेलना है। तो आई डू एग्री ये मुलर के पॉइंट के ऊपर। सादी भाई कहाँ तक देखते हैं आप उनको? ग्रुप से बाहर निकलता हुआ तो देखते हैं, लेकिन मैक्सिमम अभी तक मैं तो इनको क्वार्टर फाइनल्स में देखता हूँ अभी फिलहाल। लेकिन इनके पास ऐसी टीम अगर ये क्लिक करें तो ये वर्ल्ड कप जीत भी सकते हैं, जैसे मैंने हमेशा कहा कि डार्क हॉर्सेज है मेरे लिए ये। बिल्कुल लेकिन मैं इनको अभी ऑन फॉर्म क्वार्टर फाइनल्स तक देखता हूँ। आपकी क्या राय है इस बारे में? बिल्कुल, आपसे मैं 100% अग्री करता हूँ, मुझे भी यही लगता है कि ऑन फॉर्म तो ये क्वार्टर फाइनल पे जाएंगे, क्वार्टर फाइनल तक ही जा सकेंगे, कि अच्छा नहीं खेल रहे, अच्छी फुटबॉल नहीं खेल रही है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जर्मनी है, जर्मनी जब टूर्नामेंट में आती है तो फिर वो एक अलग ही रूप में आती है, तो फिर मुलर वो, भी हाँ थॉमस मुलर भी फिर वो, अलग ही फॉर्म खैर में आता ये है। इस सीजन लगता है फाइनली हमारी बदवा जो है उसे लग गई है हम सबकी। लग जाएगी। अर्जेंटीना ब्राजील बारसा फैंस की मिलके बदवान रखी है, लग जानी है इसको थॉमस मुलर। चलें गाइस, ये था। अब हम सीरीज के अंदर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये था जर्मनी और कोस्टा रिका, और हम अब बढ़ेंगे ग्रुप एफ की तरफ, जहाँ पे बेल्जियम होगी, क्रोएशिया होगी, और बाकी 2 टीम्स होंगी, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच सादिक भाई। थैंक और यू। वर्ल्ड कप सीरीज इसी तरह कंटिन्यू रहेगी, पहले भी आप देख सकते हैं बाकी जो ग्रुप्स हैं वो ABCD जो है वो हम कवर कर चुके हैं। आई थिंक ई भी अब हमने कवर कर लिया है, तो डू चेक आउट दैट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, it's a goodbye from both of us.